हम लोग को क्वेश्चन में 2001 और 2000 का डिटेल है, हम लोग को इनको रेक्टिफाई करना है। लेकिन नीचे क्या बोल रहे, इसके भी एक साल पहले और पहले बोलता है उधर क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका वैल्यू इंक्रीज करना है। कितना से? उसका वैल्यू एवरेज मेथड फॉलो करने से 20,000 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर बोल रहा है इस साल जो क्लोजिंग स्टॉक है 2000 में, उधर आपको 30,000 इंक्रीज हो जाएगा। और इस साल बोलता है 40,000 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मतलब इन दोनों साल क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू बढ़ेगा और 2 साल के पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू बढ़ेगा। सब बढ़ना 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 ही बोला है, यानी कि एवरेज मेथड से फीफो के कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ रहे हैं। सो हाउ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2001। कंपैरेटिव शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड। Assume that the adjustment have no effect on taxation। मतलब आपको इंटू 1 माइनस टी की बार नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उससे ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा झोल ज्यादा है। तो बोलता है स्टूडेंट को बेचारा कितना तकलीफ देंगे, तो बोलता है टैक्स सोचिए ही मत, झमेला ही खत्म। हम लोग ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स है इसका एडजस्टमेंट हम लोग इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो अपने को पता नहीं चल रहा है, ना दिमाग लगाना है। हम लोग बोल रहे हैं 2000 में, ये वाला साल पिछला वाला, यहां के लिए वो ओपनिंग स्टॉक है, समझना। बिकॉज लास्ट ईयर वाला क्लोजिंग इस साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग। तो आपने 2000 में जो ओपनिंग स्टॉक लिखा था वो 20,000 कम लिखा था, तो अब आप ओपनिंग स्टॉक को 20,000 बढ़ाओगे, और आपने क्लोजिंग स्टॉक 30,000 कम लिखा है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 बढ़ाओगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगा, यानी कि नेट में 10,000 से गिरेगा। तो आपको जो कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट ईयर 160 दिया हुआ है, लास्ट ईयर वो लोग 1,60,000 लिखे हैं। ये समझ में आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल। तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना, ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा माइनस होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगा। तो लास्ट ईयर का 20,000 कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा और 30,000 गिरेगा, तो नेट में 10,000 गिरेगा। तो लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 1,60,000 के बदले 1,50,000, 70 क्यों गिरेगा, कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगा। तो 1,60,000 के बदले 1,50,000, 160 के बदले 150। और करंट ईयर में क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। हैं? उसका कोई करंट ईयर में मतलब नहीं है, बिकॉज करंट ईयर में 30,000 ओपनिंग और 40,000 क्लोजिंग है। तो करंट ईयर में 30,000 ओपनिंग बढ़ेगा और क्लोजिंग 40 बढ़ेगा, इसका मतलब 10,000 वापिस से कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगा। यानी कि करंट ईयर में 200 के बदले 190 और लास्ट ईयर 160 के बदले 150। ये लिख के पूरा फिर से उतार देना है। ये स्टेप 1 था कि इनकम स्टेटमेंट फिर से बनाइए, 2 नंबर मिल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट फिर से सही बनाने से 2 नंबर आ गया, 40% एक्यूरेसी हो गया। मतलब करंट ईयर का 500 माइनस 190, 310 माइनस 120 माइनस 50 जो भी आएगा, और लास्ट ईयर का 400 माइनस 150 बैलेंस 250, 130 लेस करने से जो आएगा, 2 नंबर मिल गया। ठीक है। अब हम लोग को अफेक्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस निकालना है। अफेक्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो पहले लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस वो लोग कितना दिया है, लास्ट ईयर का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितना दिया है, उसमें कुछ गलती है क्या, क्या गलती है। ये सबसे मतलब नहीं है, बिकॉज वो लास्ट ईयर का ओपनिंग है, तो उसमें तो खाली उससे मतलब है 20 से। क्या करना है उसके लिए, हम लोग बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमने
2009 में अगर बढ़ा के लिखा होता तो हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ आता, और जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालते क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लेस करते तो प्रॉफिट बढ़ता। तो मेरे को तो प्रॉफिट को बढ़ाना ही है, तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस को 6 लाख के बदले क्या करना है, 6,20,000। ओपनिंग बैलेंस को मेरे को करना है 6,20,000, और लास्ट ईयर को ओपनिंग बैलेंस 6,20,000 में सही वाला जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आएगा जोड़ देंगे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग सही वाला आ गया। अब आते हैं इस साल का ओपनिंग को रेक्टिफाई करना है। इस साल का ओपनिंग गलत वाला कितना है, इस साल का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग गलत कितना है, 6 लाख प्लस 110, 7,10,000। अब उसको आपको सही वाला बनाना है, तो उसमें क्या क्या गलती सुधारेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 30 + 20, हाँ तो क्या करना है, बिकॉज 20 कट गया है, बिकॉज एक साल क्लोजिंग ज्यादा दूसरा साल ओपनिंग ज्यादा, काटा पीटी बरोबर। आपने अगर दोनों को ही कम लिखा, कट गया ना, तो 20 भूल जाइए, केवल 30, केवल 30 को क्या करना है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको 7,10,000 में 30 जोड़ना है, 7,40,000 आ जाएगा। और लास्ट ईयर का क्लोजिंग भी 740 आया होगा, टेली हो जाएगा, दिख जाएगा आपको, बिकॉज वही तो ऊपर लिख सकते थे, लेकिन वर्किंग दिखाना है। और 740 में इस साल का जो सही प्रॉफिट आएगा जोड़ देंगे, आंसर फिनिश, 5 में 5, खत्म हो गया। यानी कि पहले कॉस्ट ऑफ सेल को सही किए, दोनों साल का इनकम स्टेटमेंट सही से बना लिए, दोनों साल का ओपनिंग बैलेंस को रेक्टिफाई किए, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़कर क्लोजिंग बैलेंस सही सही दिखा दिए, और 2-4 लाइन पंक्तियां लिख दिए। क्या पंक्तियां, कि कंपनी पहले फीफो मेथड फॉलो करती थी मैनुअल सिस्टम से, अब कंपनी ने सॉफ्टवेयर लगा दिया है, उससे कंपनी एवरेज मेथड फॉलो कर पाएगी। सभी लोग एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, तो कंपनी को एवरेज मेथड फॉलो करना है ड्यू टू प्रॉपर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। फिर थोड़ा सा फिगर्स दिखा दिए कि लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का 20,000 का एडजस्टमेंट 620, इस साल का ओपनिंग बैलेंस में 30 का एडजस्टमेंट, 20 का जरूरत नहीं है, नलीफाई हो गया, और आंसर प्रेजेंटेशन कर दिए, फिनिश। ठीक है, समझ में आया बात। फिर से आइए 2 पेज आगे आंसर दिया हुआ है, 2-3 पेज आगे आंसर मैं बता रहा हूं कितने नंबर पेज में। पेज नंबर 343, नहीं पेज नंबर 342, पेज नंबर 342 ध्यान देंगे। पेज 342 में वो लोग लिख के रखा है कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग नोट 1, ऊपर ही फर्स्ट सेकंड लाइन में, और वर्किंग नोट 1 नेक्स्ट पेज में लास्ट में बनाया है, लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल पेज 343 में बनाया है। क्या लिख रहा है, ओरिजिनली 200 और 160 था, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से गिरेगा, नेट में 190 और 150 आ गया। वो उन्होंने इधर तेज पेज 342 में कॉस्ट ऑफ सेल में दिखा दिया, इधर इधर कहीं उल्टाना नहीं है, अच्छा सॉरी पुराना बुक में अलग होगा, वो उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर दिखा दिया, वर्किंग नोट 1 का वर्किंग दिखा के यहां दिखा दिया, और उसके अलावा कॉपी पेस्ट करके प्रॉफिट निकाल लिया। फिर उसके बाद वो लोग पेज 342 में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 710 और 600 लिख दिया, जो आप लोगों ने बोला 30 और 20 उन्होंने ऐड कर दिया, तो रेक्टिफाइड ओपनिंग बैलेंस 740 और 620 आ गया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो सही सही ऊपर निकाले वो जोड़ दिए, तो रेक्टिफाइड क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और नीचे एक पैराग्राफ में बकबक कर दिया कि जो करना है उसको बता दिया। उनका रटने का कोई मतलब नहीं है, यू राइट योर ओन लैंग्वेज, आपको वही बताना है जो आप कर रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी है, थोड़ा सा थ्योरी लिखना जरूरी है। एक्सट्रैक्ट टू द चेंजेस, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि ऐसा कोई सम हम लोग कर पाएंगे अब, गारंटी। अब देखना, अभी तक मैंने जो भी दोनों सम किया, हमने आंसर देखा, लेकिन हमने पूरा आंसर पहले डिस्कस किया, फिर देखा। मान लीजिए आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लिखने का मन नहीं, दैट डजंट मीन दैट सीधा आंसर खोल के देखने लग जाओ। ये मैं डेली कॉस्टिंग वाला बैच में भी बोलता हूं, फिर वही दोहरा रहा हूं कि आपको पीछे आंसर देखने के लिए वैसे नहीं दिया होगा, डू योर ओन, फुल कैलकुलेशन अपने माइंड में पूरा करिए, फिर पीछे आंसर देखिए। यू आर सेविंग टाइम, बट एटलीस्ट गड़बड़ी पता तो चलेगा ना। और अगर आपको लगता है मैं पूरा इतना नहीं सोच पाऊंगा, चुपचाप लिखना चालू कर दीजिए,
डू ऑन योर ओन फुल्ली एंड देन सी बैक कहां गलती है। कहीं कहीं पर उनका प्रेजेंटेशन अलग तरह से होगा। कारण क्या है, ये हम लोग कापलान का बुक से पढ़ रहे हैं। सीमा का बुक्स करीब 150 पब्लिशर है जो लोग निकालते हैं, कापलान अकेला नहीं है। दिस इज एन इंटरनेशनल कोर्स। हर कंट्री में कोई ना कोई होगा निकालता होगा किताब। किसको किसका किताब से फीलिंग आएगा अपनी मर्जी है। कौन बोला कि कापलान ही बेस्ट है? हमारा फीलिंग का बात, हमको दूसरा किताब से मजा आता है। कोर्स कवर करना है। कोर्स लिखा हुआ है LOS, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स। लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट मतलब जैसे पॉलिसी के बारे में लिखना एक LOS, एस्टीमेट के बारे में लिखना दूसरा LOS, देन एरर्स के बारे में लिखना तीसरा LOS। इस चैप्टर के अंदर 3 LOS कवर्ड। हर बाहर का जितना भी इंटरनेशनल कोर्सेस होता है उनका सब्जेक्ट डिफाइंड है LOS में, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। अब वो लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट को डिफाइन करने का तरीका हर आदमी का अलग है। किसको कौन सा अच्छा लगता है अलग अलग बात है। तो जब पेपर्स का आंसर देखते हैं ना, तो मान लो कोई ऐसा टीचर है जो कापलान को फॉलो करते हैं, तो उसका सभी सॉल्यूशंस हमको पढ़ के थोड़ा फीलिंग आएगा क्योंकि हम लोग वो बुक से पढ़े हैं। लेकिन कोई और किताब है BPP, वो उसका फॉलो करते हैं। मान लो थोड़ा दिन बाद हम निकालेगा, कोई प्रकाश राव किताब फॉलो कर रहे हैं, सच्चे में निकालेगा। तो मान लो अगर अलग अलग जन को फॉलो करेंगे, आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होगा। किसी का भी गलत नहीं है, लेकिन आपने जिसको फॉलो किया आपको उसका देख के फीलिंग खराब आएगा, बोलेगा कैसे कर रहे हैं यार। और फिर आपको आता है तो भी आप डाउट अराइज करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का आंसर देखने से समझ में ठीक से आएगा नहीं। बहुत सारा पेपर में अलग प्रेजेंटेशन है, आपको अपना करना है। उसके बाद आपका आंसर उससे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, आपको उसको चेक करना है। लेकिन पूरा का पूरा उनका फॉलो करेंगे समझ में नहीं आएगा। बुक में तो क्या कापलान है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन पेपर्स में कापलान फॉलो नहीं किया गया, हर बार अलग अलग है। इसलिए यू विल फील प्रॉब्लम व्हेन यू रिकंसाइल योर आंसर विद द पेपर्स। आप बोलेगा सर तो ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे हैं। सर वो भी सही है, हम कहां बोल रहे गलत है। वो थोड़ा सा लेवल हाई करना होगा उसका समझने के लिए। इसलिए वैसे पेपर नहीं करेंगे, आंसर देख लिए हो गया। यू हैव टू सॉल्व पेपर्स इन राइटिंग, ठीक है। तो इसलिए पीछे आंसर प्लीज मत पढ़ना, पहले करिए फिर पीछे आंसर चेक करिए। आंसर आपको चेक कर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मींस व्हाट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। वॉट एवर यू रेड उसको अंडरस्टैंड आपने कितना किया उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो फिर पीछे आंसर देख के क्या मतलब है, ठीक है। इसीलिए एक एरर वाला करते हैं। अब आप ही लोग पूरा करेंगे। पेज 326 खोलिए। बोलेगा एरर तो आप पढ़ाए ही नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बात एक ही है। डिटेल जो थ्योरी डिस्कस करना है बात कर लेंगे। पेज 326 में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 है, उसको आप लोग सॉल्व करिए, कॉपी में करिए सब, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज 326 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। पुराना बुक में पेज नंबर अलग हो सकते हैं, सम यही है, फिगर कॉमा फुल स्टॉप सब।
गलत हो कोई बात नहीं है, बट करिए जरूर लिख के। गलत होगा तभी तो सही होगा, कोई बात नहीं। कुछ एक दो बात हम बोलना चाह रहे। पहला बात, समझ लो ये बुक हम पांच टर्म से पढ़ा रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल 5 बार पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज जब हम आया है तो हम पूरा पढ़ के आए फिर से। और मेरे पास पढ़ने का टाइम कब है, नॉर्मली सोचना, समझ लो रात को 9-10 बजे के बाद। और जब स्ट्रैटेजिक लेवल का ट्यूशन चालू होता है ना, और टॉप सीमा भी इस बार है, पिछली बार भी पढ़ाया था, तो टॉप सीमा में एक एक क्वेश्चन है 25 पेज का, 25 पेज रीड करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, स्टूडेंट को वह 25 पेज को 2 पेज में लिखाना, उसको सोचना। इट टेक टाइम। कोई भगवान जी तो है नहीं, पढ़े हो गया, इट विल टेक टाइम। सो जब हम सीमा पढ़ाते हैं, बेसिकली हर दिन हम उसके लिए 5 घंटा स्टडी करते हैं। मेरा अपना खुद का 5 घंटा है। अब मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, रात को सोना नहीं है, खाना नहीं है, हम खाना नहीं खा रहे, सब कोई अपना रूम में है, अपना अलग रूम में पढ़ रहे हैं। दैट डिवोशन इज रिक्वायर्ड। तो आप ऐसा समझिए कि मेरे को भी कोई मजा नहीं आ रहा है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे मन से, बिकॉज मेरे को 15 पढ़ना है, आपको तो 3 ही पढ़ना है ना जो पढ़ाया गया, तो आपके लिए 2 घंटा काफी है। लेकिन एकदम अच्छे से पढ़िए, मन से 2 घंटा। दूसरा बात, समझ लो बुक है, हम प्रीवियस टर्म्स तक जीरोक्स दे ही रहा था बुक्स, लेकिन हमको हर समय स्टूडेंट लोग नॉर्मली क्या बोला, जैसे ये बुक है, अब ये पूरा खुल रहा नहीं है, देखो आप कितना भी कर लीजिए खुलेगा नहीं। तो इसको जीरोक्स अगर कराएंगे ना, उल्टा पुल्टा होएगा ही। हम जीरोक्स वाला को इतना जोर जोर से बोलता था, भाई मत गड़बड़ करना, फिर भी होता था, क्योंकि ये बुक पूरा खुलेगा नहीं। अगर मेरा वाला स्टडी मैट होता ना, मान लो ये है, फटाक से खुल गया। इसमें भी थोड़ा पेज ज्यादा है, लेकिन इतना पेजेस का जीरोक्स क्या है, बहुत खराब होता है, ठीक से जीरोक्स आता नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है। वी कैन सेव 500-600 रुपीज, नो डाउट, बट वो लॉन्ग टर्म में गड़बड़ी। और क्या है, अब सीबीए वाला बुक्स नहीं है कि बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, अब ये बुक्स हमको आगे भी चाहिएगा। मैनेजमेंट लेवल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा जगह रेफर करेगा कि ऑपरेशनल लेवल में यहां से पढ़िएगा। तो दिस बुक्स यू आर इन्वेस्टिंग नॉट फॉर 4 मंथ्स, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द होल सीमा। और एक बात सोचना कि समझ लो आप सीमा बन गए, फिर भी आपको कोई चीज काम करने के वक्त जरूरत है, आपको बुक्स से पढ़ना है, तो बुक्स तो रेफर करने में सुविधा होएगा ना। तो माई एडवाइस, you should be taking original books. Maybe it is expending you 500-600 more, but still if you want to make a xerox, no problem, xerox तो हो ही सकता है, कर सकते हैं आप। बट एक एडवाइस है, क्योंकि ये xerox ठीक से होता नहीं। और xerox वाला भी मान लो आज 1000 पन्ना का बुक है, सब में सारा लेकर, वो अगर 60 पैसा 70 पैसा भी लेगा तो 700 रुपया तो लेगा, बाइंडिंग चार्जेस लेगा, मतलब 600-700 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। और उसमें माथा खराबी दुनिया भर का है। मेरा एडवाइस है कि बुक खरीदना चाहिए। और बुक मान लो जो वेबसाइट पे तो मिल ही रहा है बुक, ये है कि समझ लीजिए वो लोग भी बुक मंगाएंगे आप, वो लोग पैसा लेगा, साथ में आपसे कुरियर चार्जेस लेगा, वही बात है, सेम कहानी। हम लोग बुक्स क्यों मंगा के देते हैं, बात समझना। अभी तुम कोई भी वेबसाइट पे जाओ, ज्यादातर पे दिखा रहा है बुक नॉट अवेलेबल, ज्यादातर। तो हम तो इंस्टीट्यूट को जानते हैं, तो इंस्टीट्यूट से भैया बोल दिया, भाई हमको अरेंज करके दीजिए आप, हमको नहीं मतलब, हमको कोई पब्लिशर से बात नहीं करना है, यू ब्रिंग बुक्स एंड वी विल गिव दैट टू द स्टूडेंट, सो दैट हम लोग को माथा नहीं लगाना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंस इंडिया में प्रॉब्लम है पब्लिशिंग वगैरह का, बुक्स मिलता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना होगा ना बुक पढ़ने के लिए। तो हम लोग भी बोलते हैं कि भाई नहीं मिल रहा है तो जीरोक्स करा लो, बहुत बार, पिछली बार ऐसा था। अभी क्या मोटा मोटी अवेलेबल है 1-2 जगह, तो इसलिए इंस्टीट्यूट दे पा रहा है। तो एक बार सोच लेना है कि मैंने क्या करना है, बुक जीरोक्स कराना, फटाफट जीरोक्स करा ली भाई, अगर खरीदना है खरीद लिए। और दूसरा, पढ़ के आना है प्लीज, एकदम अच्छे से। आप एकदम मन से पढ़िए कि आप ये सोचिए कोर्स करने के बाद हमको कोई बोले कि हम कुछ पढ़ा है। फालतू का सीए जैसे करता है लोग, होमवर्क करता नहीं है, माथा खराब करते रहता है आके, सब जन आ जाता खाली बैठ जाता है, नो होमवर्क नथिंग, तो उससे क्या फायदा। प्रॉपरली पढ़ के आना है 2 घंटा डेली, एकदम शिद्दत से, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम 5 घंटा पढ़ रहे हैं, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट 2 घंटा पढ़े यार। यू हैव टू स्टडी अच्छे से नंबर लाने के लिए, ठीक है। अब करिए सब।
क्वेश्चन है डी लिमिटेड ड्यूरिंग 2001 H Limited discovered that certain products that had been sold during 2009 were incorrectly included in inventory at 31st December 2000. बोलता है कि कुछ प्रोडक्ट जो हमने बेच दिया था 2009 में ही were incorrectly included in inventory on 31st December 2000 2500 रुपए. Company discovered that certain products that had been sold during 2009 were incorrectly included in inventory at 31st December 2000 at 2500. H accounting records showed the following results for 2001 and 2000. यानी कि गलती क्या है कि 2000 में जो इन्वेंट्री का फिगर है 2000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गलत है. तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब कॉस्ट ऑफ सेल गलत है. तो कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया कि कम दिखाया? बिकॉज हम तो बेच दिए फिर भी हम स्टॉक मान लिए, तो हम उसको स्टॉक मान लिए तो मेरे को स्टॉक मानने से कॉस्ट ऑफ सेल गिर गया, मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना है. इसका मतलब 30,200 में 2,500 ऐड हो जाएगा, 27,700 ऐड हो जाएगा. माने हम बोल रहे 30,200 में 2,500 हम लोग को ऐड करना है. क्लोजिंग स्टॉक हम लोग दिखाए तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से तो कॉस्ट ऑफ सेल गिर गया ना. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ जाएगा. स्टॉक तो था ही नहीं, हम तो सामान बेच चुका, मैंने तो उसको स्टॉक मान लिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में स्टॉक लेस कर दिया, जबकि स्टॉक है ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ेगा ना. तो 30,200 में 2,500 आपको बढ़ाना है, उसके कारण आपका प्रॉफिट 2,000 का बढ़ जाएगा, सॉरी गिर जाएगा. और करंट ईयर में तो कोई गलती है नहीं, है क्या? ओपनिंग स्टॉक उधर भी तो गलत है, जब उधर क्लोजिंग तो उधर ओपनिंग गलती. तो ओपनिंग आपने दिखाया तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया, लेकिन ओपनिंग तो था ही नहीं वो, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल को गिराना है. यानी कि सेकेंड ईयर 2001 में कॉस्ट ऑफ सेल 2,500 गिरेगा और उधर 2,500 कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, तो दोनों साल प्रॉफिट नया आएगा. वो तो स्टेप 1 हो गया, नया प्रॉफिट निकालेंगे. टैक्स वगैरह है क्या सब में? नहीं है तो इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया कैसे फिर? और बोला है क्या? कहां बोला है देखते हैं. इन 2000 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 11,200 एंड क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 25,000. वो तो 11,200 में 13,800 जोड़ने से आ गया. एज्यूम द एडजस्टमेंट हैज नो अफेक्ट ऑन द टैक्स चार्ज. ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं. ऐसे अगर नहीं बोलता तो हम लोग टैक्स रेट निकाल लेते, 18,600 पे 4,600 कितना है, और फिर टैक्स इफेक्ट दिखाना पड़ता. लेकिन सब में बोल रहे हैं कि नो अफेक्ट ऑन टैक्स, तो ठीक है, अच्छा बात है. यानी कि आपको रेक्टिफाइड करना है. कॉस्ट ऑफ सेल करंट ईयर का 2,500 गिराना है, लास्ट ईयर का बढ़ाना है, प्रॉफिट निकाल के टैक्स वही लेस करना है, रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद आता है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 11,200 है, वो गलती है क्या? कैसे? लेकिन हम लोग तो इस ये जो 2000 का क्लोजिंग स्टॉक उसको गलती लिखे थे, 2000 के बिगिनिंग का तो हम लोग कुछ गलती नहीं लिखे थे. हम लोग 2000 के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक उसको गलती लिखी है. 2000 का बिगिनिंग या पिछले साल का क्लोजिंग हम लोग गलत थोड़ी ना लिखे हैं. क्या लिखे हैं क्या? तो फिर क्यों? ओपनिंग बैलेंस तो सही है आपकी बात. आपको तो 11,200 में जो सही प्रॉफिट आएगा वो जोड़ देना है बस. और इधर वाला ओपनिंग में क्या करेंगे? इधर वाला जो 25,000 उसको क्या करेंगे? सोच लेना. वो तो क्लोजिंग और ओपनिंग से अपने आप ही ठीक हो गया. पिछले बार क्लोजिंग ज्यादा लिखे तो इस बार ओपनिंग ज्यादा लिखे. काटा पीटी, जो यहां 20,000 काटा पीटी हुआ था, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है. इस बार का ओपनिंग सही ही है. अब इस बार का ओपनिंग में सही फिगर आपको ऐड करना है जो प्रॉफिट आएगा. मतलब एक्चुअली एडजस्टमेंट करने के बाद भी फिर प्रॉफिट तो 25,000 ही आएगा क्या? है
22500 आ रहा है, तो फिर तो एडजस्टमेंट करना होगा। क्यों करना होगा? लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि इस बार का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, ये तो इस बार का क्लोजिंग है ना एक्चुअली। एक सेकेंड, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 11,200, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 25, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 25, लेकिन लास्ट ईयर का क्लोजिंग तो रिटेन्ड अर्निंग 22.5 आ रहा है, तो इस बार का ओपनिंग रेक्टिफाइड भी 22.5 होगा। तो 22.5 क्यों? ठीक है, एडजस्टमेंट करना होगा, हम बेवकूफ है। क्यों? हम लोग बोल रहे हैं कि जो इस बार का क्लोजिंग गलती है, जो इस बार का ओपनिंग गलती है, वो तो हम लोग इस बार का प्रॉफिट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, लेकिन लास्ट ईयर का तो खाली क्लोजिंग ही गलती हुआ, तो उसके कारण प्रॉफिट को गिराना तो पड़ेगा। समझ रहे मेरा बात? यहां ध्यान देना, यहां पर ये 2 साल पहले का हो गया, लेकिन ये जो 2500 का बात कर रही है तो केवल पिछले साल का ही है। ये 2 साल पहले का ओपनिंग क्लोजिंग होके कट गया था 20,000, लेकिन 30,000 थोड़ी ना कटा था, 30,000 का तो एडजस्टमेंट करना पड़ा था, बिकॉज इधर का हम इधर दिखा रहे हैं। जो करंट ईयर में गलती है वो हम करंट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर का गलती तो मेरे को रिटेन्ड अर्निंग में रेक्टिफाई करना होगा। तो लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो उसके कारण मेरे को प्रॉफिट को गिराना है। तो इस बार मेरे को 2,500 ओपनिंग बैलेंस पे रेक्टिफाई करना है, 22,500 आएगा, फिर उसके बाद हम नया प्रॉफिट जो निकाला उसको ऐड करेंगे। लिखते हम, लिखाता है, लिखिए। लास्ट ईयर ब्रैकेट में 20 क्रॉस 0, लास्ट ईयर ब्रैकेट में 20 क्रॉस 0, क्लोजिंग स्टॉक रॉन्गली इंक्लूड $2,500, क्लोजिंग स्टॉक रॉन्गली इंक्लूड $2,500, क्लोजिंग स्टॉक रॉन्गली इंक्लूड $2,500। Because of this, cost of sale gone down, because of this cost of sale gone down by $2,500, because of this cost of sale gone down by $2,500. So rectified cost of sale of last year, so rectified cost of sale last year, rectified cost of sale last year equals to 30,200 plus 2,500, 30,200 plus 2,500 मतलब 32,700, 32,700। नेक्स्ट पैरा, similarly in current year 2001, similarly in current year 20 cross 1, similarly in current year 20 cross 1, opening stock is overvalued by $2,500, opening stock is overvalued by $2,500, so cost of sale is to be reduced, so cost of sale is to be reduced by $2,500, so cost of sale is to be reduced by $2,500, so rectified cost of sale of 2001, rectified cost of sale of 2001 equals to 33,500 minus 2,500, 33,500 minus 2,500 मतलब 31,000। अगर और आगे जाएंगे तब एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, बिकॉज फिर ओपनिंग क्लोजिंग कट जाएगा, क्योंकि ये 3 साल बाद हो गया, लेकिन इसका एडजस्टमेंट तो करना होगा ना, तो ओपनिंग बैलेंस दोनों ही एडजस्ट होगा। तो हम लोग स्टेप 1 में बात किए थे कि पहले इनकम स्टेटमेंट रिवाइज बनाना है, तो लिखिए स्टेप 1 रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। ये हम लोग अपने समझने के लिए लिखे, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये खाली हम लोग को लिखना था रेक्टिफाइड ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट ईयर इतना और इस साल इतना, बस इतना लिखना पड़ेगा, इतना बकबक नहीं लिखना पड़ता, फिर तो पेपर ही नहीं कर पाएंगे। रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, 2001 और 2000
रेवेन्यू 52,100, 48,300, 52,100, 48,300. कॉस्ट ऑफ सेल यहां 31,000 और वहां 32,700. माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी उन्होंने लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो लोग जो लिखा वही लिखेंगे. पीबीटी कितना भाई? 21,100, 15,600. टैक्स वो लोग बोला है टैक्स का इफेक्ट नहीं है इसलिए 4,600 और 4,300, 4,600, 4,300. तो माइनस करने से पैट 16,500, 11,300. फिर उसके बाद ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2, स्टेप 2 में मेरे को ओपनिंग बैलेंस को रेक्टिफाई करने के बारे में लिखना है. लिखते हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20 क्रॉस 0. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20 क्रॉस 0 डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20 क्रॉस 0 डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट. बिकॉज आपका वहां कोई गलती था ही नहीं, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? आपका इस साल के पहले कोई गलती नहीं है, इस साल गलती है, तो ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल से सही आया हुआ है, आप उसको क्यों छेड़ोगे? और इस साल जो सही प्रॉफिट आया वो आप जोड़ोगे ही. यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है. बट नीचे बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर, बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर ब्रैकेट में 20 क्रॉस 1, ब्रैकेट में 20 क्रॉस 1 is to be reduced by 2,500, is to be reduced by 2,500 because last year stock was overvalued, because last year stock was overvalued by rupees 2,500. तो रेक्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये स्टेप 3 चालू हो गया. स्टेप 3 रेक्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेप 3 रेक्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. सॉरी 1 और 0. ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स यहां 25,000 और वहां कितना 11,200, 11,200. करेक्शन ऑफ एरर, गलती को ठीक कर रहे हैं, कितना 2,500 यहां माइनस करना है, यहां कुछ नहीं करना है, तो हो गया 22,500 और यहां 11,200. और जो प्रॉफिट हमने सही लाया वो जोड़ देंगे. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर जो लाया, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर कितना आया 16,500, 11,300, तो हो गया 22,500. ये इससे टैली करना चाहिए, गलती पता चल जाएगा. दिखाना आपको है एडजस्टमेंट, अलग बात है, लेकिन आपको गलत समझ में आ जाएगा. और 39,000 हो गया क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 39,000 हो गया क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. नीचे 2-3 लाइन लिख देंगे कि हमने क्या किया थ्योरी में. तो नीचे the organization done error, the organization proceeded an error, the organization proceeded an error in 20 cross 0
into 0 cross 0 by including an item in the inventory, by including an item in the inventory $2,500 even though it was sold in 2009, even though it was sold in 2009. Because of this, the cost of sale of last year and current year, the cost of sale of last year and current year is rectified and opening retained earnings for current year is also rectified, and opening retained earnings for current year is also rectified. मतलब हम लोग पहले वैसे चेंज इन पॉलिसी बात कर रहे थे, लेकिन एरर्स में केवल इतना ही है कि कोई पॉलिसी का चेंज नहीं, आपने गलती कर दी थी भूल के, तो आप वो गलती को उस साल सुधारे नहीं, नेक्स्ट ईयर सुधार रहे हो। तो अगर नेक्स्ट ईयर सुधार रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, पुराने से पूरा रेक्टिफाई करना होगा। एक हो गया पॉलिसी चेंज, एक हो गया गलतियों का रेक्टिफिकेशन। बीच में क्या छूट गया? एस्टिमेट। एस्टिमेट दो ही लाइन है। हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाते हैं एस्टिमेट करते हैं। क्या? मान लो हम ये जगह का डेप्रिसिएशन करेगा, तो ये जगह का डेप्रिसिएशन कितना करूं? डिपेंड करता है जगह कितना साल यूज होगी। अगर मान लीजिए इसका कोई स्क्रैप होगा, क्या दाम मिलेगा, कोई चेयर है, कुर्सी है, आपको एस्टिमेट तो करना होगा ना। एस्टिमेट मतलब कोई पॉलिसी नहीं है। अब मान लीजिए डेटर्स है, उसके ऊपर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, एस्टिमेट करें कि नहीं, कितना बैड डेट हो सकता है, करना चाहिए कि नहीं? बिकॉज अकाउंटिंग प्रूडेंट प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल से बनेगा। तो अगर मेरे को लगता है कोई को सामान बेचे थे पैसा नहीं देगा, तो बैड डेट प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ना। तो दीज आर नॉट पॉलिसी चेंज, दीज आर एस्टिमेट। एंड इट मे बी पॉसिबल दैट आपका इस साल का एस्टिमेट अलग है, नेक्स्ट ईयर एस्टिमेट चेंज हो गया। तो अगर एस्टिमेट चेंज हुआ तो आपको पहले का कुछ नहीं देखना है, अब नया एस्टिमेट से आगे बढ़िए। प्रोस्पेक्टिव चेंज तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन मेथड, चेंज इन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, change in estimate useful life of the asset, change in scrap value of the asset, ये सारे change in provisions, all these are change in estimate. They are not policy change, they are change in estimate. And because of this we will be incorporating prospective effect. Retrospective effect हमें नहीं दिखाना है। For example, मैंने $1 लाख का एक प्लांट 4 साल पहले खरीदा, 4 years पहले। मैंने सोचा कि वो 10 साल चलेगा और स्क्रैप वैल्यू $5,000 होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन करूंगा, तो 1 लाख माइनस 5,000, 95,000 डिवाइडेड बाई 10, 9,500 डेप्रिसिएशन आया। 4 साल मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 9,500 इंटू 4, 9,500 इंटू 4 हो गया 38,000। यानी कि आज के दिन अगर बुक्स में प्लांट की वैल्यू बोलें तो 1 लाख माइनस 38, 62,000। अब मेरे को लग रहा है 6 साल और बाकी है, लेकिन मैंने प्लांट को जितना यूज होना चाहिए ज्यादा यूज किया था, तो मेरे को लगता है अब वो प्लांट और 4 साल ही चलेगा और 6 साल नहीं चलेगा। तो जो 62,000 बाकी है उसको अब कितना साल में डेप्रिसिएट करना होगा? 4 years में। तो 62,000 बाकी है, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि 4 साल बाद अभी भी बेचकर 5,000 मिलेगा, तो 62 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 हर साल का डेप्रिसिएशन होने लग जाएगा। या मान लो मेरे को लग रहा है कि 6 साल तो चलेगा लेकिन बेच के कुछ मिलेगा नहीं अब हमको, तो मेरे को 62,000 डिवाइडेड बाई 6 नया डेप्रिसिएशन करना है। यानी कि पुराना को हम नहीं छेड़ रहे हैं, जो अभी है, जो नया एस्टिमेट है उसको लगा रहे हैं और आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड चेंज इन एस्टिमेट। फॉर चेंज इन एस्टिमेट वी विल डू प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फॉर चेंज इन पॉलिसी और फॉर एरर्स वी हैव टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
Comparatives are to be adjusted in change in policy and change in माने errors, but comparatives does not require any adjustment in case of change in estimate. By chance कभी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन मतलब प्रैक्टिकली भी कभी कभी हो जाता कि ये पॉलिसी चेंज है कि नहीं, एस्टिमेट है क्या, तो अगर नहीं समझ में आता है आप उसको पॉलिसी चेंज मानिए, रेक्टरी एस्पेक्ट दिखाइए। माने ये नहीं बोल रहा कि खाली स्टूडेंट बोले तो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पॉलिसी चेंज है कि एस्टिमेट चेंज है, तो कंफ्यूजन के तौर पर पॉलिसी चेंज मान लिया जाता है और रेक्टरी एस्पेक्ट इफेक्ट हम लोग को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर पेज नंबर 317 से लेकर 326 तक एरिया है, उसमें दो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग था, दोनों हमने किया, एक हमने डिस्कस किया, एक आप लोग लिख के करें हमने लिखा, और दो बीच में इलास्ट्रेशन सॉल्व्ड। तो एक इलास्ट्रेशन हमने डिस्कस किया, एक चेंज ऑफ एस्टिमेट वाला मैंने नहीं किया, फिगर्स मैंने मन से लेकर समझा दिया उसको, मतलब इसके अंदर क्या है पूरा हमने डील किया। इसको भी मैंने एक पेज में ही नोट्स में लिखा है, मैं पिछले दिन नोट्स नहीं भेजा था, अभी सबके पास घर तक पहुंचेंगे, पहले ही पहुंच जाए घर में कि आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा, उस नोट्स को निकाल के रीड करेंगे। अगर आपको लगेगा बुक में रीड करने से कोई पॉइंट्स है जो सर नहीं लिखे, आप उसको मार्क कर लेंगे। अगर आपको लगेगा सर ने पूरा ही लिख दिया है, आपको बुक का फॉलो ही नहीं करना है, खाली बुक का एग्जाम्पल के लिए रेफर करना है, उसके अलावा अपना नोट्स रेडी है। तो आपने कुछ समझ लो आज ये 20 पन्ना हो गया, 10-10 पन्ना मिला के आपने 2 पेज में 20 पन्ना पढ़ रहे हैं। आपने जब भी रिवाइज करेंगे उसको रिवाइज करेंगे, हो गया। या आपने अपना कॉपी में कुछ लिख लिए कि हमको ये अलग से जानना है, सर को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ अपना लिख लिया, कुछ सम लिख के बना लिया, फिर से वापस नेक्स्ट दिन में आऊंगा तो बुक में जो पास्ट 20 टर्म्स में से आया है वो रीड कर लेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ होगा लिख लेंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। आगे वाला जो तीनों है, अब 3 और है इस चैप्टर के अंदर, 5 IFRS है, 3 IFRS और है, तीनों में ज्यादातर सब में मल्टीपल चॉइस ही आता है, मतलब खाली ये बीच वाला ही था जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता और सब मल्टीपल चॉइस के लिए, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जैसे इन्वेंटरी था। तो नेक्स्ट दिन अपने ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब एक बार मैं चाहता हूं हम लोग डिसाइड कर ले कौन सा दिन क्या पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। फ्राइडे के लिए वेडनेसडे बात कर लिया करेंगे कि सेकेंड हाफ में F1 या P1 क्या पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन किसका बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, और मंडे और वेडनेसडे फिक्स कर लेते हैं अपने क्या पढ़ेंगे, 8:30 बजे से 10:30 बजे। तो जो लोग CBA लेवल का इन्वेस्टमेंट वाला नहीं पढ़ा है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला पोर्शन, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला पोर्शन हम CBA में कराया था। पेन ड्राइव अगर लाए होंगे या नहीं लाए, पेन ड्राइव में वो क्लास हम दे देगा, जो 2 ठो क्लास हम कराया था ना, तुम लोग को लेना है उनको भी दे देंगे। तो आप पहले उसको कर लेंगे घर पे कि एटलीस्ट जो जैसे तुमको दिया था तो वो एक बार कर लेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा वो मेरे को आगे बढ़ने के लिए, और हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। कोई बात नहीं, 1 क्लास किए थे क्या, 2 किए थे हमारे ख्याल से, वो 2 क्लास हम CBA लेवल का दे देगा, उसमें कोई बुक से मतलब नहीं है, मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे डिसीजंस लेना है। तो सबसे पहले मेरे को वही वाला टॉपिक खत्म करना है, बिकॉज उससे 25 नंबर एग्जाम में आता ही है, मल्टीपल चॉइस में भी डाल देता है, ज्यादा हो जाता है, बल्कि इनडायरेक्टली उसको यूज कर लेता है, और वो थोड़ा बड़ा एरिया है, तो एक एरिया पहले कंप्लीट करना है। तो मेरे को लगता है कि समझ लीजिए आप लोग मंडे आएंगे, पेन ड्राइव लेके आएंगे, वो क्लास आपको दे दी जाएगी। अभी मंडे को वापिस यही पढ़ रहे हैं, अपने रूल बनाते हैं, मंडे F1, वेडनेसडे P1 और फ्राइडे डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी मंडे आपको यही लेके आना है F1 8:30 बजे।